गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ट्रिगोमेट्री फंक्शन चैप्टर नंबर 3 क्लास 11th स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट या बेसिक टर्म्स जानते हैं ट्रिगोमेट्री फंक्शंस के बारे में। तो सबसे पहले पढ़ते हैं ट्रिगोमेट्री रेशो। जैसा कि हमने 10th क्लास में पढ़ा है कि सबसे पहले हमारे पास होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसिकेंट थीटा, सेक थीटा एंड कोट थीटा। ये जो थीटा होता है ये एक एक्यूट एंगल होता है। ये जो थीटा होता है ये एक एक्यूट एंगल होता है। हमारे पास एक कोई भी राइट ट्रायंगल है, ये थीटा होता है। थीटा हमेशा बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में बनता है। अगर मैं थीटा ये वाला कंसीडर करूं तो ये एज अ बेस का काम करेगा, फिर ये एक परपेंडिकुलर का काम करेगा। मीन्स जो एंगल होता है वो हमेशा बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में बनता है, तो ये इस समय परपेंडिकुलर का काम कर रहा है। हमने एक कोड पढ़ा था PBP HHB दैट इज इक्वल टू SCT। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। P यहाँ पर जो स्टैंड है इसका मतलब है परपेंडिकुलर, बेस परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस हाइपोटेन्यूस बेस। इस S का मतलब है साइन, C का मतलब है कॉस और T का मतलब है टेन। तो सबसे पहले बात करते हैं साइन थीटा। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। कोसिकेंट थीटा होता है साइन थीटा का रेसिप्रोकल, इट मीन्स H अपॉन में P। ये होता है H अपॉन में B और ये होता है B अपॉन में P। सेक थीटा होता है कोस थीटा का रेसिप्रोकल और कोट थीटा होता है टेन थीटा का रेसिप्रोकल। इसके अलावा जो टेन थीटा होता है इसे हम साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा भी लिखते हैं, और जो कोट थीटा होता है वो कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा भी होता है। इसके अलावा जो हमने 10th क्लास में पढ़ा था वो ये था कि साइन 90 माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू कोट थीटा, कोसिकेंट 90 माइनस थीटा दिस इज 90 दैट इज इक्वल टू सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा that is equal to cosec theta and cot 90 minus theta that is equal to tan theta। क्लियर है? मैं आपको थोड़ा सा पीछे का रिवाइज करा रहा हूँ जो हमने 10th क्लास में पढ़ा है, क्योंकि इन सभी को हम यूज करेंगे यहाँ पे 11th क्लास के अंदर। इसके अलावा जो हमने पढ़ा है, तीन आइडेंटिटीज हमने पढ़ी थी, तीन फॉर्मूले हमने पढ़े थे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1। सेकेंड, secant square theta is equal to 1 plus tan square theta, and third, cosec square theta that is equal to 1 plus में cot square theta। क्लियर है? इनके अलावा एक हमने टेबल भी पढ़ी थी। कौन सी टेबल? एंगल्स की टेबल पढ़ी थी डिग्री की फॉर्म में। इस तरीके की हमने एक टेबल देखी थी। इनकी कुछ वैल्यूज होती हैं। साइन की 0 पे वैल्यू 0 होती है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 √3/2 होता है, साइन 90 1 होता है। कॉस के अंदर हम जो साइन की थी इसको पीछे से स्टार्ट करते हैं, दैट इज 1 √3/2 1/√2 1/2 0। टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। 0 अपॉन में 1 करेंगे तो 0, ये हो गया 1/√3, ये हो गया 1, ये √3, यहाँ हो गया नॉट डिफाइन। क्लियर है? कोसेक थीटा होता है साइन थीटा का रेसिप्रोकल। साइन है 0, 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी होता है, 1/2 का रेसिप्रोकल 2 होता है, यहाँ आ गया √2, यहाँ आ गया 2/√3 और यहाँ आ गया 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है। सेम चीज सेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोस थीटा का, 1 का रेसिप्रोकल 1,
यहाँ आ गया 2/√3, यहाँ आ गया √2, यहाँ 2 और 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी होता है, मीन्स नॉट डिफाइन होता है। यहाँ पे cot थीटा होता है tan थीटा का रेसिप्रोकल, ये है 0, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइन। यहाँ आ गया √3, यहाँ आ गया 1, ये हो गया 1/√3 और इन्फिनिटी का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है 0। 1/∞ 0 होता है, 1/0 इन्फिनिटी होता है। क्लियर है? ओके, ये सारी चीज़ें हमने जो भी आपको बताई है स्टार्टिंग से, ये सब हम 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं अब कि जो हम 11th में कुछ नया पढ़ने वाले हैं, जो कुछ हम एडवांस पढ़ने वाले हैं, वो क्या चीज़ें हैं। बात करते हैं एंगल्स मेजरमेंट की। मेरे पास कोई भी एक लाइन है OA, ये मेरा फिक्स पॉइंट है, ये मूवेबल पॉइंट है जिसमें हम एंगल्स बना सकते हैं। यदि हमारे आर्क की डायरेक्शन मीन्स एंगल की कोई भी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज चले, ये इनिशियल लाइन थी, ये मेरी टर्मिनल लाइन है। यदि एंगल की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज चले तो उसे हम पॉजिटिव एंगल कहते हैं। जब भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कोई एंगल बनता है तो वो पॉजिटिव एंगल्स को शो करता है। तो फिर नेगेटिव एंगल में क्या होता है, मेरे पास कोई भी इनिशियल लाइन है O पॉइंट A पॉइंट, ये कोई इनिशियल लाइन है। जब भी कोई एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है, ये क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पर जो एंगल बनता है उसे नेगेटिव एंगल कहते हैं। जब भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बने, क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल मुझे पॉजिटिव 60 डिग्री का एंगल बनाना है, पॉजिटिव 60 डिग्री का। सबसे पहले ये कोई इनिशियल लाइन है, O पॉइंट है, A पॉइंट है, इसको फिक्स किया गया, हमने कोई एंगल बनाया, पॉजिटिव है, इट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बना और हमने 60 डिग्री का कोई एंगल बनाया, ये पॉजिटिव एंगल है। अगर मुझे -60 डिग्री का कोई एंगल बनाना होगा तो मैं इनिशियल लाइन लूँगा, क्लॉकवाइज जाएंगे और एक एंगल बनाएंगे, दिस इज ऑफ -60 डिग्री एंगल। ये आपकी इनिशियल लाइन है जहाँ से आपका एंगल स्टार्ट होता है, जिस एंड पॉइंट पर जाता है उसे हम टर्मिनल लाइन बोलते हैं। सेम यहाँ पे भी इनिशियल लाइन है, ये वाली टर्मिनल लाइन है। क्लियर है यहाँ तक? एंगल्स क्या होता है, तो मेरे पास दो तरीके के एंगल्स होते हैं, पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल क्या होता है, जब भी मेरी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कोई एंगल बने तो वो पॉजिटिव एंगल होता है। यदि मेरा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कोई एंगल बनता है तो उसे हम नेगेटिव एंगल कहते हैं। अब ये पॉजिटिव और जो नेगेटिव एंगल्स हम पढ़ रहे हैं ये कहाँ पे हेल्प करेगा। पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल जो है वो हमें रोटेशंस में हेल्प करेगा। किस टाइप के रोटेशन? फॉर एग्जांपल मेरे पास ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। यदि मुझे 60 डिग्री का एंगल बनाना है तो मैं यहाँ से एक 60 डिग्री का एंगल बना सकता हूँ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाके, क्योंकि पॉजिटिव 60 डिग्री है। यदि मुझे -60 डिग्री का एंगल बनाना है तो मैं नीचे की तरफ जाके एंगल बना सकता हूँ -60 डिग्री का, ये मेरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो पॉजिटिव और जो नेगेटिव एंगल होता है वो हमेशा हेल्प करेगा रोटेशन में। रोटेशंस का मतलब है कि आपको ये इंडिकेट करेगा कि आपको फर्दर नेक्स्ट क्वाड्रेंट में जाना है या बैक क्वाड्रेंट में जाना है। क्लियर है? इसके बाद स्टार्ट करते हैं यूनिट्स ऑफ एंगल मेजरमेंट। एंगल को किस किस तरीके से मेजरमेंट किया जाता है, इसकी क्या क्या यूनिट्स होती है। सबसे पहले बात होती है डिग्री मेजरमेंट की, दूसरी बात रेडियन मेजरमेंट की। डिग्री मेजरमेंट क्या होता है, रेडियंस मेजरमेंट क्या होता है, किस किस तरीके से हम डिग्री मेजरमेंट को रेडियन मेजरमेंट में चेंज कर सकते हैं या रेडियन मेजरमेंट से हम डिग्री मेजरमेंट में बदल सकते हैं, किस तरीके से हम एक दूसरे को इंटरचेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम डिग्री मेजरमेंट के बारे में। देखिए मैंने काम क्या किया,
एक कोई भी एक लाइन ली दैट इज ओ ए, ओ को फिक्स किया, ये एक फिक्स पॉइंट है। ये ए पॉइंट जो था वो एज अ रोटेशन का काम कर रहा है, उसको हमने रोटेट करते हुए एक सर्कल बनाया। इस तरीके से हमें एक सर्कल मिला और एक हमें कंप्लीट रिवॉल्यूशन भी मिला। क्लियर है यहाँ तक? ओके। अब हम काम क्या करते हैं, इस कंप्लीट रिवॉल्यूशन के टुकड़े करते हैं। हमने सपोज करो एक टुकड़ा यहाँ से किया, एक और टुकड़ा किया, एक और टुकड़ा किया, इस तरीके से हम टुकड़े करते गए। तो जो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन होता है, या जो एक हमें रिवॉल्यूशन जो हमें मिला, उसके हम 360 टुकड़े कर लेते हैं। क्लियर है? इसके हम 360 टुकड़े कर लेते हैं। अब हमें यह भी पता है कि कोई भी एक सर्कल जो होता है वो 360 डिग्री का एंगल बनाता है, और यदि हम इनके 360 टुकड़े कर भी रहे हैं तो जो एक टुकड़ा बना, वो 1 डिग्री का एंगल बनाता है। एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन जो होता है, मैं आपको फिर बताता हूँ, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन जो होता है वो 360 डिग्री का एंगल बनाता है, और एक टुकड़ा, इसके हमने 360 टुकड़े किए और एक टुकड़ा जो है वो 1 डिग्री का एंगल बनाता है। यहाँ से हम डिग्री की डेफिनेशन निकालते हैं। अब जो 1 डिग्री होता है, देखिए एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन 360 डिग्री बनाता है, तो जो 1 डिग्री होगा वो क्या बनाएगा, दैट इज इक्वल टू रोटेशन ऑफ 1/360th ऑफ कंप्लीट रिवॉल्यूशन। वापस फिर सुनिए, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन या एक जो सर्कल पूरा कंप्लीट हो रहा है वो 360 डिग्री का एंगल्स बनाता है, 360 डिग्री का कोई एंगल बनता है। यदि मुझे 1 डिग्री की बात करनी होगी तो मुझे 360 को इसके नीचे भेजना होगा। तो मेरे पास यहाँ से 1 डिग्री की डेफिनेशन क्या निकल के आई, इट इज़ अ रोटेशन ऑफ दैट इज 1/60th, मतलब इस कंप्लीट रिवॉल्यूशन का 360वां हिस्सा 1 डिग्री का एंगल बनाता है। क्लियर है यहाँ तक? ओके। उसके बाद फिर देखते हैं, मेरे पास ये एक सर्कल था, हमें ये पता लग गया कि ये 1 डिग्री का एंगल है। अब हम काम क्या करते हैं, इस 1 डिग्री एंगल के भी 60 टुकड़े कर सकते हैं, इसके भी हम 60 टुकड़े कर सकते हैं। 1 डिग्री के हम 60 टुकड़े कर सकते हैं। मीन्स जो 1 डिग्री होता है उसे हम 60 मिनट्स लिख सकते हैं। एक जो टुकड़ा होता है वो मिनट्स का काम कर रहा है, तो 1 डिग्री जो होता है वो 60 मिनट्स का काम कर रहे हैं। इसको मैथमेटिकली अगर मैं लिखूं तो मैं 60 मिनट्स को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, 1 डिग्री दैट इज इक्वल टू 60 मिनट्स। अगर ये व्हील थोड़ा और बड़ा साइज का हो तो हम, अब जो यहाँ पे 1 मिनट का एंगल बना, या 1 मिनट जो हमें टुकड़ा मिल रहा है, इस 1 मिनट के टुकड़े भी हम 60 टुकड़े कर सकते हैं। इट मीन्स जो 1 मिनट है दैट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 60 सेकेंड। क्लियर है? तो मेरे पास अभी मैंने पढ़ा क्या कि जो 1 डिग्री है वो 60 मिनट्स होता है, और जो 1 मिनट होता है वो 60 सेकेंड होता है। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद चलते हैं हम रेडियन मेजरमेंट के पास। देखिए रेडियन मेजरमेंट क्या होता है। डिग्री मेजरमेंट तो वैसे भी हमने बेसिकली 10th क्लास में पढ़ा है। रेडियन मेजरमेंट होता है क्या है, मेरे पास कोई भी एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है O, यहाँ पर कोई मैंने एक रेडियस ली जिसकी यूनिट 1 यूनिट है। ये सेंटीमीटर में भी हो सकती है, मीटर में भी हो सकती है, बट बेसिकली हम यूनिट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके कोई ना कोई लेंथ ऑफ द आर्क है, यहाँ तक मान लेते हैं इसके लेंथ ऑफ द आर्क है, दैट इज ऑल्सो 1 यूनिट, वो भी 1 यूनिट की है। इसको मिलाते हैं, ये भी 1 यूनिट है,
ये भी 1 यूनिट है, तो ये भी रेडियस का काम कर रही है, ये भी 1 यूनिट के इक्वल हुई। अब इनके बीच में जो एंगल होता है वो एंगल होता है 1 रेडियन के इक्वल। किसके इक्वल? 1 रेडियन। इसको 1c भी लिख सकते हैं, c का मतलब यहाँ पे रेडियन होता है। क्लियर है मेरी बात? आगे चलें। इसके बाद जो हम एक डेफिनेशन बनाते हैं 1 रेडियन की, वो क्या निकल के आई? 1 रेडियन इज इक्वल टू एंगल subtended by an arc of unit length at the center of a unit circle, at the center of a unit circle। यहां तक बात समझ आई कि जो एंगल बना, एंगल में जो हमें ये एंगल मिला, ये कब मिला? जब हमने एक लेंथ ऑफ द आर्क रिप्रेजेंट की, कहाँ से? एक सेंटर ऑफ द सर्कल से। उस सर्कल के जो उस सर्कल का सेंटर है कितने यूनिट का? यूनिट सर्कल का। क्लियर है यहाँ तक? अब जो 1 रेडियन हुआ वो हुआ 1c। इसको हम 1c भी लिख सकते हैं, c का मतलब यहाँ पे रेडियन c होता है। देखिए आगे चलते हैं। मेरे पास ये कोई भी 1 यूनिट है, ये अभी तक जो हमने पढ़ा ये भी हमने 1 यूनिट को लिखा था। अगर मैं इस लेंथ ऑफ द आर्क की बात करूं तो ये भी 1 यूनिट है। ये जो मेरे पास एंगल्स था वो 1 रेडियन था। क्लियर है यहाँ तक? यही चीज़ मैंने अभी तक आपको बताई थी उस डायग्राम के अंदर। अब थोड़ा सा यदि मैं इसको हटाकर लेंथ ऑफ द आर्क बढ़ा दूँ यहाँ तक, ये भी मेरी 1 यूनिट है। टोटल इन दोनों को यदि मैं मिलाता हूं तो इसको मैं मान लेता हूं यहां से लेकर यहां तक। टोटल मैं इसको मान लेता हूं ये मेरी 2 यूनिट्स है। तो ऑब्वियस ही बात है 1 रेडियन आपका यहां पे बना, तो टोटल कितना रेडियन बन गया? 2 रेडियन बन गया। क्लियर है? ओके। अब हमने अभी तक देखा कि यदि मैं 1 यूनिट तक की लेंथ लेके चल रहा था तो मुझे 1 रेडियन का एंगल मिल रहा था। यदि मैं 2 यूनिट लेंथ ऑफ द आर्क लेके चल रहा हूं तो मुझे 2 रेडियन मिल रहे हैं। 1 यूनिट ऑफ लेंथ ऑफ द आर्क दैट इज इक्वल टू 1 रेडियन। यदि मैं लेंथ ऑफ द आर्क 2 यूनिट का ले रहा था तो वो 2 रेडियंस बना रही थी। यदि मैं 3 यूनिट्स का लूँगा तो ऑब्वियस ही बात है वो 3 रेडियन का बनाएगी। क्लियर है यहाँ तक? यदि मैं इस पूरे सर्कमफ्रेंस की बात करूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो हमारे पास जो सर्कमफ्रेंस होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर। क्लियर है? सर्कमफ्रेंस जो हम लेके चलते हैं वो हमेशा 2 पाई आर है, दैट इज इक्वल टू 2 पाई। जो आर है वो मेरे पास 1 यूनिट है तो वो 2 पाई का काम कर रहा है। इट मीन्स जो लेंथ ऑफ द आर्क मैं लेके चलूँ, अगर मैं 2 पाई यूनिट की लेके चलूँ, 2 पाई यूनिट की लेके चलूँ ऑफ द लेंथ ऑफ द आर्क, दैट इज इक्वल टू 2 पाई रेडियंस। ये भी क्लियर है? ओके। 1 यूनिट 1 रेडियन, 2 यूनिट 2 रेडियन, 3 यूनिट 3 रेडियन। पूरे सर्कमफ्रेंस की बात की जाए तो 2 पाई यूनिट जो है वो 2 रेडियन का काम करती है, 2 पाई रेडियन का काम करती है। ओके। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि जो 2 पाई है, 2 पाई का मतलब एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन है। हमने जब इसका सर्कमफ्रेंस लिया तो वो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन का भी तो काम कर रहा है, कंप्लीट रिवॉल्यूशन है, वो भी इतने का ही एंगल बनाएगा 2 पाई का। तो इनसे सभी से कंक्लूजन निकाला कि एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन जो है वो 360 डिग्री का बनाता है। और अगर हम रेडियन की फॉर्म में देखें तो वो 2 पाई का भी बना रहा है। ओके, इट मीन्स 360 डिग्री दैट इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। तो 1 डिग्री कितने का हुआ?
दैट इज 2 पाई अपॉन में 360 रेडियन। 2 से 360 को काटा 180। इट मीन्स यहाँ से एक रिलेशन मिला 1 डिग्री का, दैट इज इक्वल टू पाई अपॉन में 180 रेडियन। क्लियर है? ओके एक रिलेशन फाइनली आपको मिला डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने का, दैट इज इक्वल टू 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। यदि मुझे रेडियन से डिग्री में लाना हो तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन में पाई डिग्री। ये रिलेशन बहुत काम आएंगे दोनों, जब हम कन्वर्ट करेंगे, अभी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे वहाँ पर इन रिलेशन का यूज होगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं कि कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट्स इनटू रेडियन मेजरमेंट। हमें किसी भी डिग्री को रेडियन में चेंज करना है। ओके तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं 40 डिग्री 20 मिनट्स। हम जब भी किसी भी चीज़ को डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे तो सबसे पहले जो टोटल का पार्ट है, टोटल जितना भी पार्ट है, ये टोटल का टोटल डिग्री में होना चाहिए। इट मीन्स पहले हमें इस मिनट्स को हटाना पड़ेगा। अभी हमने पढ़ा कि जो 1 डिग्री होता है वो 60 मिनट्स होता है। यदि मुझे मिनट को डिग्री में चेंज करना है तो मुझे 60 को अपॉन में करना होगा। मीन्स मिनट को यदि तुम आवर में या डिग्री में चेंज करते हो तो 60 से आपको डिवाइड करना होगा। तो मैं यहाँ पे ओके तो करना क्या है, 40 डिग्री को 40 डिग्री रहने दीजिए। जो 20 मिनट्स है इनको 60 से डिवाइड करके इनको भी एक तरीके से हमने डिग्री में चेंज कर दिया। हम रेडियन में तब तक चेंज नहीं कर सकते जब तक ये पूरा क्वेश्चन डिग्री में नहीं चला जाएगा। 3 ये हो गया इस तरीके से 40 1/3 डिग्री। क्लियर है? इसको लिखा जा सकता है 121/3 डिग्री और इसको लिखा जा सकता है 121/3 इंटू में पाई बाई 180 रेडियन। ये जो भी सोल्व करके आया वो हमारा रेडियंस में आ गया। तो इस तरीके से हम किसी भी चीज़ को अपनी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर है? जैसा कि हमें कोई कहे साइन 60 डिग्री, हम उसको सीधा √3/2 कहते हैं। बट अब हायर क्लासों में डिग्री में ना आके रेडियंस में आएगा। तो 60 डिग्री को अगर मुझे रेडियन में बताना होगा तो 60 इंटू में पाई बाई 180, इसको मैं पाई बाई 3 भी बोल सकता हूँ। तो साइन पाई बाई 3 की वैल्यू भी कितनी होगी, √3/2। 90 डिग्री को मैं पाई बाई 2 लिख सकता हूँ। कैसे? 90 इंटू में पाई बाई 180 दैट इज पाई बाई 2। 360 डिग्री को मैं 360 इंटू में पाई बाई 180 लिख सकता हूँ, दैट इज 2 पाई। क्लियर है मेरी बात? इस तरीके से हम जितने भी चीज़ हम बोलते हैं वो सारे के सारे अब पाई के फॉर्म में बोलेंगे। 30 डिग्री मीन्स 30 इंटू पाई बाई 180 मीन्स पाई बाई 6 रेडियन। ओके एक और क्वेश्चन करते हैं। इस बार हम जो चेंज करेंगे वो रेडियन से डिग्री में लेके आएंगे। मेरे पास क्वेश्चन है 6 रेडियंस को आपको बताना है कि ये कितनी डिग्री होगी। 6 रेडियंस कितनी डिग्री के इक्वल होगा। सबसे पहले काम क्या करना है, 6 रेडियन को 180 अपॉन में पाई से करना है। अब ये पूरा का पूरा चला गया डिग्री में। यदि हम इसे सोल्व करें ये हो गया 6 इंटू में 180 अपॉन में 22/7, क्योंकि द वैल्यू ऑफ पाई दैट इज इक्वल टू 22/7। 3 ये हो गया 11। क्लियर है यहाँ तक? ओके 3 मल्टीप्लाई 180 मल्टीप्लाई 7 ये हो गया 3780 अपॉन 11। आपका हो गया पूरा का पूरा डिग्री में। जब हम 3780 को 11 से डिवाइड करेंगे ये आ गया 343/7 अपॉन में 11। तभी तक ये पूरा का पूरा किस में है, डिग्री में। अब अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ 343 डिग्री
प्लस 7/11 को हम मिनट्स में चेंज कर लेते हैं और ये अब किस में बन गया, मिनट्स में बन गया। क्लियर है यहाँ तक? ओके। उसके बाद क्या करते हैं हम कि जो मेरे पास ये क्वेश्चन था 343 डिग्री प्लस 420/11 सेकेंड, सॉरी मिनट। 420 को यदि मैं 11 से डिवाइड करता हूँ तो ये आता है 343 डिग्री बन चुके हैं। इसको लिख सकता हूँ 38 और 2/11। अभी तक ये फिलहाल मिनट्स में है। 343 डिग्री प्लस 38 मिनट्स प्लस जो 2/11 था इसको हम 60 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो अब ये किस में चला जाता है, सेकंड में चला जाता है। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद 343 डिग्री 38 मिनट, ये बन गया 120/11 सेकेंड। यदि हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 10.9 के आसपास जाता है। इसको हम लिख लेते हैं 343 डिग्री 38 मिनट प्लस 11 सेकेंड अप्रोक्सीमेट लिख लेते हैं। तो इस तरीके से मैंने 6 रेडियंस को जो कन्वर्ट किया है वो इस फॉर्म में किया है। फाइनली मैं इसको लिख सकता हूँ 6 रेडियंस इज इक्वल टू 343 डिग्री 38 मिनट 11 सेकेंड। मैं किसी भी चीज़ को डिग्री में चेंज से रेडियन में बना सकता हूँ या किसी भी चीज़ को रेडियन से डिग्री में बना सकता हूँ यूजिंग द हेल्प ऑफ 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180 रेडियन या 1 रेडियन इज इक्वल टू 180/π डिग्री। ये दो रिलेशन बड़े काम आएंगे, इनको दिमाग में डाल लीजिए। क्लियर है? इसी के अंदर एक और टॉपिक आता है दैट इज लेंथ ऑफ द आर्क इन अ सर्कल। मेरे पास एक सर्कल है, इसकी कोई रेडियस है r, इसकी मान लेते कोई भी यूनिट्स है, यूनिट की फॉर्म में लिख लेते हैं यूनिट्स, r यूनिट्स ये भी होगी। इसकी जो लेंथ ऑफ द आर्क है इसको भी हम यूनिट्स की फॉर्म में मानते हैं, मतलब इन दोनों की जो यूनिट है वो सेम होती है। अगर ये मीटर में है तो ये भी मीटर में होगी, अगर ये सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में होगी। ये जो थीटा है, ये थीटा हमेशा होगा रेडियन की फॉर्म में। अगर बाई चांस ये थीटा डिग्री में आ जाए तो आप इसे कन्वर्ट करोगे पहले रेडियन की फॉर्म में, कैसे? इनटू में π/180 करके। क्लियर है यहाँ तक? अब जो थीटा है वो रेडियन के फॉर्म में होगा तो फॉर्मूला होता है थीटा का दैट इज इक्वल टू L/r। L क्या होता है? लेंथ ऑफ आर्क, कौन सी? इन अ सर्कल, जो दो रेडियस के बीच में होगी, और r होती है रेडियस ऑफ द सर्कल। क्लियर है? इन दोनों की यूनिट हमेशा सेम होगी। यूनिट्स ऑफ L एंड R शुड बी सेम, शुड बी सेम। क्लियर है? ये बात दिमाग में हमेशा रखनी होगी। ओके। इसके अलावा अब किस तरीके से इसके टॉपिक पे बेस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो देखते हैं। जैसे क्वेश्चन बन गया मेरे सामने, देखिए किस तरीके से क्वेश्चन है। फाइंड द एंगल इन डिग्री। आपको ये एंगल जो इस सर्कल के अंदर डायग्राम था इसमें जो एंगल है वो डिग्री में भी निकालना है एज वेल एज रेडियन में भी निकालना है। यदि इस सर्कल के जो आर्क है उसकी लेंथ 20π/3 सेंटीमीटर हो और उसकी रेडियस 20 सेंटीमीटर हो, इट मीन्स हम जब ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो जो हमारा एंगल निकल के आएगा वो एंगल पहले तो रेडियन की फॉर्म में होगा। अगर वो पहले रेडियन की फॉर्म में होगा फिर हमें उसे चेंज करना है क्योंकि हमें जो आंसर बताना है वो डिग्री की फॉर्म में भी बताना है। क्लियर है यहाँ तक? तो सबसे पहले हमें पता है कि जो L होता है वो होता है थीटा इंटू में R, या थीटा इक्वल टू L/R। एक ही बात है इसमें, थीटा इज इक्वल टू L, L इज 20π/3 डिवाइडेड बाई रेडियस, रेडियस भी हो गई 20। यहाँ से जो थीटा निकला वो π/3, पहले तो हुआ ये रेडियन की फॉर्म में, लेकिन अब एज पर दिस क्वेश्चन मुझे जो एंगल है वो डिग्री में भी बताना है तो मैं इस रेडियन को डिग्री में भी बता सकता हूँ। कैसे? एक रेडियन जो है वो 180 अपॉन में
पाई डिग्री बनाती है। क्लियर है? तो π/3 रेडियन कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? तो इट मीन्स 180 अपॉन में पाई इंटू π/3। पाई से पाई खत्म, यहाँ आ गया 60 डिग्री। क्लियर है मेरी बात? तो स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोमेट्री या ट्रिगोमेट्री फंक्शंस का जो हमने बेसिक्स पढ़ा है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहली बात, मैंने आपको जो वीडियो में आपको सबसे पहली चीज़ वही समझाई थी कि हम जो भी यूज करेंगे बेसिक चीज़ वो सारी हम 10th क्लास की यूज करेंगे। तो 10th का बेसिक्स बहुत अच्छे से समझ आना चाहिए, उसका हर एक कंसेप्ट दिमाग में रहना चाहिए। उसके बाद जो हमें नया मिला वो डिग्री मिला, फिर हमें रेडियन मिला। डिग्री हम 10th क्लास में पढ़ रहे थे, 11th हम 11th क्लास में पढ़ रहे हैं। उन दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों को एक दूसरे से कैसे इंटरचेंज करते हैं, वो सारी चीज़ हमने इस वीडियो में देखी। अब बात क्या है कि आपके पास जो इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज है दैट इज 3.1 एज पर एनसीईआरटी, आप उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। इसके अलावा इस एक्सरसाइज के अंदर एक टॉपिक है लेंथ ऑफ द आर्क इन अ सर्कल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक अगर आप ध्यान से देखो तो आप 10th क्लास में भी पढ़ चुके थे। जैसे फॉर एग्जांपल एक सर्कल है, ये दोनों रेडियस है, ये कोई थीटा है, तो आपने थोड़ा बड़ा बना देते हैं। ये एक सर्कल है, ये रेडियस है, ये कोई थीटा है। आपने लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला पढ़ा था 10th क्लास में, थीटा अपॉन में 360 इंटू में 2πr। थीटा एज इट इज, 360 भी एज इट इज, 2 एज इट इज, पाई की जगह 180 डिग्री रख लेते हैं क्योंकि पाई जो होता है वो 180 डिग्री के इक्वल भी होता है, इंटू में रेडियस। इससे पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। यहाँ से यही फॉर्मूला निकलता है जो हम यहाँ भी यूज कर रहे हैं। ये 10th क्लास से ही बना है बट वो थोड़ा डिग्री था और अब जो हम पढ़ रहे हैं वो रेडियंस की फॉर्म में पढ़ रहे हैं। स्टूडेंट्स, आप फिर भी क्वेश्चन करिए और अगर आपको लगता है कोई भी डाउट है या कोई भी चीज़ है तो आप मुझे व्हाट्सएप करिए। मैं अभी इस वीडियो के नीचे व्हाट्सएप नंबर भी दूंगा आपको, आप मुझे कॉल कर सकते हो। बट आपका हर एक कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।